तो नमस्कार, द सीवियर स्टडीज़ में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी और आज भी हम लोग सौरमंडल पर बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य जो है सौरमंडल का प्रमुख है। सबसे मुख्य स्थान सौरमंडल में सूर्य का है। सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। सौरमंडल में जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनकी हम बात करें तो, और सौरमंडल में ऊर्जा का जो स्रोत है वह सूर्य है। तो आज की हम बात शुरू करेंगे सूर्य से। तो सूर्य को समझेंगे, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है और जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनसे हम जो है आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूर्य के बारे में हमें जैसे कि बात करनी है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्पत्ति की। ठीक है, तो उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पूर्व हुई होगी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि सूर्य की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब बात ये हो रही थी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले बात यही हुई कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, फिर बात ये हुई कि अगर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को अगर समझ जाएं तो और सारे जो ग्रह नक्षत्र या पृथ्वी सूर्य तारे हैं उनके उत्पत्ति के बारे में भी हम समझ सकते हैं। तो एक सबसे पहले इस पर जो विचार करने वाले व्यक्ति थे वो थे कास्ते द बफन, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस पर एक विचार अपना व्यक्त किया था। कोई उनका बहुत ही महत्वपूर्ण अपना सिद्धांत इस पर नहीं रहा। ठीक है, लेकिन अगर ये बात आती है कि सबसे पहले किसने इस पर विचार किया तो कास्ते द बफन थे। लेकिन कास्ते द बफन के बाद सबसे पहले अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सिद्धांतों को बहुत महत्व मिला तो थे इमैनुअल कांट, जो जर्मन के खगोलविद थे। और उन्होंने अपनी वायव्य राशि परिकल्पना दी। उन्होंने ये कहा कि ब्रह्मांड में वायव्य राशियाँ मतलब कि दैव निर्मित पदार्थ जो है बिखरे पड़े थे, जिसमें धूल के कण थे, धूल के बादल, गैस के बादल थे, और उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, बदलाव होता है, और वो एक प्लेट की तरह शेप ले करके घूमने लगते हैं, और एक जैसे कि गोल सा कोई पिंड बनता है, फिर उससे छल्ले निकलते जाते हैं, फिर उन छल्लों में गुरुत्वाकर्षण के चलते जो है आपस में उनके कण एक दूसरे से चिपकने लगते हैं, और इस तरीके से करके आकाशीय या खगोलीय पिंडों का निर्माण होता है। तो इमैनुअल कांट का ये सिद्धांत था। तो इसी आधार पे जैसे कि ये कहा गया कि सूर्य का जो जन्म है वह 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सूर्य आगे भविष्य में जो है कब तक हमें ऊर्जा देते रहेगा, क्योंकि सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। तो कब तक जो है सूर्य हमें ऊर्जा देते रहेगा, इसकी अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि आगे भविष्य में अगर इसकी आयु की अगर हम बात करें तो 10 की घात 11 वर्ष है। ठीक है, 10 to the power 11 ईयर्स इसका जो है फ्यूचर में अभी हमें ये ऊर्जा देते रहेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो क्या सूर्य भी किसी के चारों तरफ घूम रहा है या फिर स्थिर है? ठीक है, हमें लगता है कि सूर्य स्थिर है, लेकिन सूर्य भी घूमते रहता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मंदाकिनी के केंद्र से जो हमारी आकाशगंगा है, मंदाकिनी है, तो उसके केंद्र से सूर्य एक किनारे पर स्थित है। ठीक है, जैसे कि ये हमारी मंदाकिनी हो गई, ये इसका सेंटर हो गया। तो सूर्य जो है इसके किनारे पर जो है सेंटर से दूर स्थित है। सूर्य जो है इसके किनारे से दूर स्थित है। ठीक है, तो ये जो दूरी है केंद्र से और सूर्य के बीच की, यह कितनी दूरी है? 30,000 प्रकाश वर्ष। ठीक है, मंदाकिनी के केंद्र से जो सूर्य की दूरी है वह कितना है?
30,000 प्रकाश वर्ष है। देखिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिए। और मेरा ये दावा है, मेरा ये चैलेंज है कि अगर वीडियो आराम से ये देख लेंगे, स्थिर मन करके देख लेंगे, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो कि बाकी रह जाए, याद ना होने पाए और समझ में ना आए। ठीक है, दोबारा इसे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सूर्य जो है मंदाकिनी के केंद्र से कितना दूरी पर है? 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सूर्य स्थित है। ठीक है, अब जैसे कि ये तो बात ये हो गई कि सूर्य जो है मंदाकिनी के केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है। तो क्या ये मंदाकिनी का परिक्रमण भी कर रहा है, परिभ्रमण भी कर रहा है? तो कर रहा है, उसमें भी कुछ टाइम लगते होंगे, कुछ समय लगता होगा। तो वहाँ हम ये देख रहे हैं कि मंदाकिनी के, ठीक है, इसका जो चारों तरफ जो इसका परिक्रमण काल है, जो चारों तरफ ये घूम रहा है, ठीक है, तो एक राउंड पूरा करने में इसे जो है 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है, सूर्य जो है मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लेता है, जिसे हम कॉस्मस ईयर कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। कितना समय लेता है मंदाकिनी के चारों तरफ घूमने में? 25 करोड़ वर्ष लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉस्मस ईयर कहते हैं, और इसे ही ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें कि इसकी जो परिक्रमण गति है, तो सूर्य की अपनी एक चाल होगी, मूवमेंट होगा इसका, तभी तो समय इतना लेता होगा पूरा करने में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी जो परिक्रमण गति है वह है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यह 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से मंदाकिनी के चारों तरफ घूम रहा है, इसका परिक्रमण कर रहा है। ठीक है, इसका रिवोल्यूशन ये कर रहा है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो ग्रह, ठीक है, या जो तारे जो परिक्रमण करते हैं वह घूर्णन भी करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें धरती का, तो धरती हमारी जो पृथ्वी है यह सूर्य के चारों तरफ क्या करती है? घूमती है, चारों तरफ घूमती है, लेकिन अपने सेंटर पर भी घूमती है। ठीक है, उसी तरीके से सूर्य भी अपने सेंटर पर घूमता है। तो सूर्य जो है, अब ये हम देख लें कि सूर्य अपने सेंटर पर घूमता है तो उसमें कितना समय लगता है। तो हम देख रहे हैं, अगर घूर्णन गति की हम बात करें तो सूर्य की जो घूर्णन गति है, तो इसका जो मध्य भाग है, ठीक है, अभी समझेंगे कि मध्य भाग और बाह्य भाग क्या है आगे। तो इसका जो मध्य भाग है वह एक चक्कर 25 दिन में पूरा कर लेता है, और इसका जो ध्रुवीय भाग है वह जो है 35 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, तो अगर घूर्णन की हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूर्य का जो मध्य भाग है वह 25 दिन में एक चक्कर पूरा कर रहा है, और इसका जो ध्रुवीय भाग है वह 35 दिन में एक चक्कर पूरा कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो मध्य भाग है, बीच का उसका जो कोर है वह छोटा है। ठीक है, तो अगर हम कोर की अगर बात करें तो उसका एरिया जैसे कम होगा तो जल्दी घूम सकता है, लेकिन बाहर का एरिया क्या होगा? बड़ा है, तो उसको घूमने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मध्य भाग और ध्रुवीय भाग की बात हम समझ लिए हैं। ठीक है, अब सूर्य है क्या, किस चीज़ से बना हुआ है? तो अगर हम सूर्य की हम बात करें यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि सूर्य क्या है? गैस का गोला है। क्या है? गैस का गोला है, गैसीय पिंड है। ठीक है, तो जब गैस का गोला है तो इसमें कौन सा गैस है ये भी तो हमें समझना पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन से गैस हैं? गैस है तो कितनी मात्रा में गैस है ये भी हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा सूर्य में अगर किसी गैस की मात्रा है तो वो है हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन कितना है इसमें? 71% है। ठीक है, 71% इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, हीलियम भी है इसमें,
तो हीलियम कितना है, 26.5% हीलियम है और 2.5% अन्य गैस इसमें भरा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सूर्य में किन किन गैसों का मिश्रण है। तो सबसे ज़्यादा इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, हीलियम के बाद अन्य गैसें भी इसमें मिली हुई हैं। ठीक है, अब सूर्य की अगर रचना की बात करें कि सूर्य में क्या क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य के कोर की। कोर का मतलब मध्य भाग। जैसे कि हमारे बॉडी में भी क्या है, कोर होता है। जब हम कहते हैं कि हमें सिक्स पैक बनाना है, हमें अपने कोर को स्ट्रांग करना है। ठीक है, तो सूर्य का जो मध्य भाग है, हमारा जो नॉवेल है वो हमारा मध्य भाग है। सूर्य का जो मध्य भाग है वो उसका कोर कहलाता है, जो उसके सेंटर में है। तो कोर का जो तापमान है सूर्य के वह है 1.5। कितना है, यहाँ देख रहे हैं कि 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस है। ये उसके कोर का टेम्परेचर है। ठीक है, अगर उसके बाह्य भाग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बाह्य भाग का जो तापमान है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सूर्य इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित करता है, आग कहाँ से इतना पैदा करता है। ठीक है, तो हम समझते हैं दो क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं, एक नाभिकीय संलयन और एक नाभिकीय विखंडन। जैसे कि हम परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है और जो हाइड्रोजन बम होता है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, काम करता है। संलयन में दो नाभिक आपस में मिलते हैं और एक नया नाभिक बनाते हैं। इसमें भी द्रव्यमान की क्षति होती है और जो द्रव्यमान का क्षय होता है वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। विखंडन में भी एनर्जी का लॉस होता है और ये ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूर्य के, ठीक है, ऊर्जा का जो स्रोत है वह नाभिकीय संलयन है। एक थे हेंस बेथेन महोदय, उन्होंने ये बताया कि सूर्य की सतह पर या सूर्य में हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिल करके एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं, जिससे नाभिकीय संलयन होता है और इसी से सूर्य को बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ से होता है। सूर्य से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर हम देख लिए कि ऊर्जा का जो स्रोत है सूर्य में वो क्या है, नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलते हैं और एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, जिससे सूर्य में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दीप्तिमान सतह की। तो दीप्तिमान सतह वो है जिससे सूर्य से प्रकाश मिलते रहता है। तो दीप्तिमान सतह को हम क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहेंगे, फोटोस्फीयर कहेंगे और इसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश मंडल। ठीक है, दीप्तिमान सतह को क्या कहेंगे, फोटोस्फीयर कहते हैं और इसी को कहते हैं प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, तो एक तो प्रकाश मंडल होता है और एक होता है वर्णमंडल। प्रकाश मंडल से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, लेकिन वर्णमंडल से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सूर्य के वातावरण के द्वारा उसके प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए वर्णमंडल से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है और इसलिए वर्णमंडल लाल रंग का दिखाई देता है। तो जो वर्णमंडल है उसे हम कहते हैं क्रोमोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सूर्य किरीट की। तो सूर्य किरीट को हम कहते हैं कोरोना। क्या कहेंगे, कोरोना। और जो सूर्य किरीट होता है वह क्या उत्सर्जित करता है, एक्स रेज उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है, एक्स रे उत्सर्जित करता है। ठीक है ना, तो मज़ा खूब आएगा, आप बस देखते चलिए, एक एक पॉइंट समझिए, इतना मज़ा आएगा कि फिर पूछिए मत। अब बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो ये जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स रे एक तरीके का उत्सर्जन है, एक किरण है, एक्स रे उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये कोरोना क्या है, सूर्य किरीट क्या है। तो यहाँ जो है, यहाँ हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको मिटाते हैं हम और एक फिगर हम बना लेते हैं। मान लीजिए कि सूर्य क्या है, ये
गोल सा सूर्य हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो जब सूर्य ग्रहण जब लगता है तो होता क्या है, पूर्ण सूर्य ग्रहण। किस चीज़ की बात की जाए, पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सूर्य इस तरीके से जो है ढक जाता है, चारों तरफ से क्या हो गया, ढक गया। लेकिन फिर भी जो है हमें प्रकाश कहीं से न कहीं से मिलते रहता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो प्रकाश हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है हमें कोरोना से मिलता है। चलिए एक और जानकारी मिल गई कि एक तो कोरोना बीमारी है जो चर्चा में है, एक कोरोना वो है जो सूर्य किरीट है, सूर्य का मुकुट भी इसे कहते हैं। तो जो इसका बाहरी भाग है यहाँ से हमको प्रकाश जो है मिलते रहता है। ठीक है, तो ये सूर्य किरीट समझ में आ गया होगा। अब देख रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश ग्रहों तक पहुंचता है, तो सूर्य के प्रकाश की अपनी चाल होती है, प्रकाश की अपनी गति होती है। तो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो पृथ्वी तक जो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है उसे पहुंचने में 8 मिनट, ठीक है, 16.6 सेकेंड लगता है। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन इस पे बन रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप लोग समझते चलिए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, जैसे कि पहले अब हम लोग समझ लिए हैं कि सूर्य परिक्रमण भी करता है और घूर्णन भी करता है। तो परिक्रमण की गति देख लिए थे, घूर्णन की भी गति देख लिए थे। ठीक है, अब देखते हैं कि सूर्य के घूर्णन की जो दिशा है, सूर्य के घूर्णन की जो दिशा है वह किधर से किधर जो है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी की भी अपनी एक घूर्णन की दिशा है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो सूर्य की कैसी दिशा है, तो सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम की ओर, ये जो है सूर्य की जो घूर्णन दिशा है वो कैसी है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। कभी भी अगर प्रश्न आए कि सूर्य की घूर्णन दिशा या सूर्य किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है, तो वह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं सौर ज्वाला। ठीक है, सौर ज्वाला क्या है। ठीक है, तो होता यह है कि जैसे कि आग की लपट उठती है उसी तरीके से सूर्य से उसके ध्रुवों पर आग के लपटें उठती हुई दिखाई देती हैं। तो उस सूर्य से जो आग की लपट उठती दिखाई देती है, ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव पर जो आग की लपट उठती है, जो ज्वाला उठती है, उसे हम कहते हैं ऑरोरा बोरियलिस। क्या कहेंगे, ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं। और जो दक्षिणी ध्रुव पर जो सौर ज्वाला है उसे हम कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस, ठीक है, के नाम से जानते हैं। तो सौर ज्वाला समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सूर्य पर बनने वाले धब्बे की। सूर्य पर जो धब्बा बनता है, सूर्य पर भी धब्बे बनते हैं। जैसे चंद्रमा पे देखते हैं काला दाग, वैसे ही सूर्य पर भी धब्बे बनते हैं। तो सूर्य पर जो धब्बे बनते हैं वह गैस के खोल होते हैं, गैस का एक लेयर होता है जो उसके ऊपर चढ़ने जाता है। ठीक है, तो ये जो सूर्य के जो धब्बे होते हैं वो क्या होते हैं, गैसीय खोल होते हैं, और इनका फॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन होता है। तो जो गैसीय खोल होता है इसका जो फॉर्मेशन है वह 11 वर्षों तक होता है, मतलब 11 वर्ष लग जाता है पूरा एक गैस का कवर बनने में। ठीक है, और 11 वर्ष लग जाता है इसको डिफॉर्म होने में, फिर से ख़त्म होने में। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कुल जो टाइम लग रहा है, ठीक है, गैस के खोल बनने में वो कितना समय लग रहा है, 22 वर्ष का समय लग रहा है। और जब सूर्य पर ये गैसीय खोल बनते हैं तो पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होता है, चुंबकीय आंधी उत्पन्न होती है, जिससे कि बिजली से चालित जो उपकरण हैं हमारे, जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, मशीन हैं, घड़ी है, ठीक है, या जो मैग्नेटिक टूल्स हैं, उनमें जो है खराबी आ जाती है। कब आ जाती है, जब गैस के खोल इस पे बनते हैं तब। ठीक है,
अब सूर्य हम जान रहे हैं कि आग का गोला है, दहक रहा है, उसका कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सतह का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। तो जो उस पर जो खोल के गैस के खोल बन रहे होंगे उसका भी तो टेम्परेचर होगा। तो गैसीय खोल का जो टेम्परेचर होता है वह होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, उसका तापमान होता है। ठीक है। सूर्य की अगर हम शेप की बात करें तो सूर्य गोल है, तो गोल है तो उसका भी एक डायमीटर होगा, एक अपना व्यास होगा। तो सूर्य का जो व्यास है वो कितना है, वह है 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना होगा, 13,92,000 किलोमीटर है। ठीक है। अब हम जब ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं तो उनका कंपैरिजन भी करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूर्य से पृथ्वी का अगर हम कंपैरिजन करें शेप के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सूर्य क्या है, बड़ा है और पृथ्वी छोटी है। तो बात यह है कि पृथ्वी सूर्य से कितनी छोटी है, तो पृथ्वी जो है सूर्य से 13 लाख गुनी छोटी है और सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि जो भी ग्रह हैं, जो सौरमंडल है उसमें द्रव्यमान है उन ग्रहों का अपना अपना। ठीक है। तो पूरे सौरमंडल का जो द्रव्य है उस पूरे सौरमंडल के द्रव्य का, ठीक है, 99.99% जो है संपूर्ण सौरमंडल का किस में निहित है, सूर्य में निहित है। ठीक है। सूर्य में सबसे ज़्यादा क्या है, द्रव्यमान है और सारे ग्रहों के मुकाबले, मतलब कि सबको एक तरफ कर दिया जाए द्रव्यमान के मामले में, सूर्य को एक तरफ, तो सूर्य में जो द्रव्यमान होगा वो अन्य ग्रहों की तुलना में कितना होगा, 99.99% होगा। ठीक है। अब प्रकाश की अपनी गति है, चाल है, तो पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का जो प्रकाश है वो कितना समय लेता है। ठीक है। तो यहाँ हम ऊपर देख ही लिए हैं। ठीक है। अब बात यह है कि जो पृथ्वी है और इसके साथ साथ और सारे ग्रह हैं, पूरा सौरमंडल है, तो इसमें प्रकाश का वितरण हो जाता है। तो इसमें हम अगर ये देखें कि पृथ्वी को कितना सूर्य का प्रकाश मिल पाता है, तो कुल सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी को 2 अरबवां भाग ही मिल पाता है। ठीक है। जितना सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करता है उस पूरे प्रकाश का 2 अरबवां भाग पृथ्वी को मिल पाता है। तो इसमें हमें नहीं लग रहा है कि कहीं कोई संदेह होगा। ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक बार दोहरा लेते हैं यहाँ पे। तो सूर्य की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि सूर्य की उत्पत्ति जो है 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी और आगे भविष्य में यह जो है, ठीक है, 10 की घात 11 वर्ष तक, ठीक है, मतलब कि 10 अरब वर्ष तक अभी भी ये प्रकाश दे सकता है। यह जो है मंदाकिनी के केंद्र से 30,000 वर्ष प्रकाश की दूरी पर स्थित है और यह मंदाकिनी की परिक्रमण कर रहा है और इसका जो परिक्रमण काल होता है वह होता है 25 करोड़ वर्ष होता है, जिसे कॉस्मस ईयर, ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। अब सूर्य के परिक्रमण की गति क्या है, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब इसके घूर्णन की बात करें तो इसका जो मध्य भाग है वह 25 दिन में घूर्णन पूरा करता है और ध्रुवीय भाग 35 दिन में पूरा करता है। सूर्य किस चीज़ से बना है, तो गैसों से बना है, गैस का गोला है। तो कौन कौन सी गैस है इसमें, तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है, ठीक है, 71% है, हीलियम है 26.5% है और अन्य गैस 2.5% है। सूर्य के मध्य भाग को कोर कहते हैं। कोर का तापमान 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। जबकि इसके बाह्य सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। इसके दीप्तिमान सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं, हिंदी में इसे प्रकाश मंडल कहते हैं। और
सूर्य का वातावरण जिस प्रकाश मंडल को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, प्रकाश को अवशोषित, उसे वर्णमंडल कहते हैं, क्रोमोस्फेयर कहते हैं। सूर्य किरीट जिसे सूर्य का मुकुट कहते हैं, तो इसे कोरोना कहते हैं और यह एक्स रे उत्सर्जित करता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य पृथ्वी पर जो भी प्रकाश सूर्य का मिल पाता है वो किससे मिलता है, सूर्य किरीट से मिलता है। ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है। सूर्य की घूर्णन दिशा कैसी है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। सूर्य के जो बनने वाले धब्बे हैं वो गैस के खोल होते हैं। इनका निर्माण 11 वर्ष तक होता है और धीरे धीरे 11 वर्ष लग जाते हैं इनको छटने में, मतलब कि कुल 22 वर्ष का समय इसमें लगता है। ठीक है। और जब गैस के गोल खोल जब सूर्य पे बनते हैं तो पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक उपकरणों में खराबी आ जाती है। ठीक है। गैसीय गोला का तापमान, ठीक है, गैसीय खोल का जो तापमान है वो कितना है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का जो व्यास है वह 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ये हम फटाफट जो है दोहरा लिए, पहले समझ लिए हैं। सूर्य का जो द्रव्यमान है वो संपूर्ण सौरमंडल के द्रव्यमान का 99.99% है। पृथ्वी जो है सूर्य के प्रकाश का 2 अरबवां भाग ही प्राप्त कर पाती है। अब इधर हम देखते हैं कि परंपरागत ग्रहों के बारे में अब हम कुछ बातें कर लें। तो परंपरागत ग्रह कौन कौन से हैं, तो परंपरागत ग्रह में हम देख रहे हैं कि कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। इन्हें परंपरागत ग्रह कहते हैं, क्योंकि अब ग्रहों का जो है क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया है। ठीक है। तो एक जो परंपरागत ग्रह होते हैं, एक बौने ग्रह होते हैं और एक जो है अन्य आकाशीय पिंड होते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है बौने ग्रह में किसको किसको रखा गया, तो प्लूटो को रखा गया, चेरान को रखा गया है, सेरस को रखा गया और 2003 यूवी 313 को रखा गया है। ठीक है। तीसरी श्रेणी में लघु सौरमंडलीय पिंड आते हैं, इसमें धूमकेतु आ जाएंगे, ग्रहों के उपग्रह आते हैं और दूसरे आकाशीय पिंड भी आते हैं। तो उम्मीद है कि आज का जो भी टॉपिक है समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।